हेलो एवरीवन। बेटा कल हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस के बारे में कि इनके जो कण होते हैं कितने पास होते हैं और इनमें गतिज ऊर्जा कितनी होती है, आकर्षण बल कितना होता है। आज हम पढ़ेंगे कि क्या पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो इसको हम देखेंगे कि इसके लिए हम जल का उदाहरण ले रहे हैं। तो जल जो है हमें पता है तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो ठोस में कैसे होता है जल, जैसे हमारी बर्फ़ होगी, और द्रव में जैसे जल हो गया, और गैस में जैसे जल वाष्प, जिसको आप भाप भी बोलते हो। जब आप जल को गर्म करते हो धीरे धीरे जल वाष्प जो हैं वो ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं, आपको भाप के रूप में दिखाई देते हैं। तो अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ में क्या क्या होता है, उसके अंदर अवस्था के परिवर्तन के समय पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जानने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक क्रियाकलाप किया है। इन्होंने क्या किया है, बर्फ़ ले ली, बर्फ़ को छूकर देखा, उसको थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापा और उसके बाद धीरे धीरे उसको गर्म करना शुरू किया। गर्म करने के बाद जब वो पिघलने लगा तब भी उसका तापमान नोट करते रहे, जब तक कि बार बार करते रहे जब तक कि पूरी बर्फ़ पिघल नहीं गई। उसके बाद उसको गर्म करना स्टार्ट किया और जब तक पूरा जो जल है वो जल वाष्प में नहीं बदल गया तब तक भी उसका जो टेम्परेचर है बार बार नोट करते गए। तो ये आप घर पे भी कर सकते हो। तो उसमें क्या जो है उन्हें देखने को मिला कि जब हम ठोस के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। कणों की जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण जो है वो अधिक तेज़ी से कंपन करने लगेंगे, और जब उनको ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा मिलेगी, उसके कारण उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो कम हो जाएगा। वो अपने आकर्षण बल को पार कर लेंगी और जो कण होंगे वो अपने नियत स्थान को छोड़ के स्वतंत्र हो जाएंगे और उससे दूर हो जाएंगे, जिससे वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। तो अब एक ऐसी अवस्था आएगी जब जो ठोस है वो पिघलकर द्रव में चेंज हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था जब हमारा जो ठोस है पिघलकर परिवर्तित हो जाता है द्रव में, तो वो जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर वो चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर पे जब हमारा बर्फ़ जो है पानी में चेंज हो गई तो उस न्यूनतम तापमान को हम बोलते हैं कि ये इसकी गलन की अवस्था है। तो उसको हम बोलते हैं गलनांक। तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो ऐसा तापमान जब हमारा ठोस पिघलकर द्रव में चेंज होता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है, हमारी गलनांक कहलाती है। ऐसे ही जब हम पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर जो हमारी अवस्था होगी, ऐसा तापमान जब हमारा जो द्रव होगा वो वाष्प में बदल जाएगा, तो वो वाला अवस्था हमारी कहलाएगी क्वथनांक। इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है, या हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। तो बर्फ़ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो सेल्सियस में अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर केल्विन में देखें तो 273.15 केल्विन होगा। तो गलने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो ठोस से द्रव अवस्था में बदल रहा है, उसको हम गलनांक तो बोलते हैं, उसको हम संगलन भी बोलते हैं। तो संगलन या गलनांक जो है वो एक ही चीज़ है। तो आप यहाँ पर गलनांक भी बोल सकते हो, संगलन भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन जो है आपको संगलन भी आ सकता है और गलनांक भी आ सकता है। तो गलनांक या संगलन क्या है, जब हमारा ठोस जो है वो द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको हम कहते हैं संगलन। उसके बाद है कि अगर किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान एक जैसा रहता है, क्योंकि जब आप ये करके देखोगे जो क्रियाकलाप मैंने आपको बताया, तो उसमें जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघलती है तब तक उसका जो तापमान रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे हम उसको जितनी मर्जी ऊष्मा दे दें। ऐसे ही जब हम पानी को गर्म करेंगे, जब तक वो पूरा वाष्प में बदल नहीं जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो जब कोई ठोस जो है उसको गलने की प्रक्रिया में उसका जो तापमान है वो समान रहता है, तो ऐसे में जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो कहाँ पर जाती है,
तो जब कोई ठोस गलता है, द्रव में बदलता है, तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान जो गलनांक है वो गलनांक में पहुंचने के बाद जब पूरी बर्फ़ हमारी पिघल जाती है, तो पूरी प्रक्रिया में जो हमारा तापमान है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो वो जो ऊष्मा हम उसको दे रहे हैं, वो ऊष्मा कहाँ जा रही है? वो ऊष्मा जो है वो बर्फ़ को पिघलने में यूज़ हो रही है, क्योंकि वहाँ पर हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ऊष्मा देने पर भी, हीट देने के बाद भी हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा। वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है? वो बर्फ़ को पिघलने में यूज़ हो रहा है। अब क्योंकि वो टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो जो ऊष्मा है वो बर्फ़ के पिघलने में यूज़ हो रही है, तो वो जो है बर्फ़ के पिघलने में छुपी हुई है। वो जो ऊष्मा है वो छुपी हुई है, इसलिए हम उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर लिखा भी हुआ देखिए कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। तो क्या होता है, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को जो वशीभूत करके पदार्थ की जो अवस्था है वो बदल रही है, तो इसमें जो ऊष्मा है उसका यूज़ हो रहा है, लेकिन तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। तो यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये जो गुप्त ऊष्मा होती है, इस गुप्त ऊष्मा, गुप्त वर्ड से जो हमारा अभिप्राय है वो है छुपी हुई सी। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन होगी स्टार्ट कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी भी हमें ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या फिर संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा भी बोल सकते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा भी बोल सकते हैं, और संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा भी बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड जो हैं वो सेम है। अर्थात 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो जल के कणों की ऊर्जा है वो उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि बर्फ़ के जो कण हैं वो आपस में बहुत पास हैं, क्योंकि वो ठोस है, और जो हमारे द्रव के कण हैं वो ठोस की बजाय, बर्फ़ की बजाय जो है थोड़ा दूर दूर हो गए हैं, तो उसके जो कणों की ऊर्जा होगी वो बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। अब जब हम जल को भी ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो कण और अधिक से तेज़ी से गति करेंगे। जब वो और अधिक तेज़ी से गति करेंगे तो एक निश्चित तापमान पर पहुँच के कणों में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वे अपने आकर्षण बल को तोड़कर और स्वतंत्र हो जाएंगे, और इस तापमान पर जो हमारा द्रव है, यानी कि जो हमारा पानी है, वो गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, वाष्प बनने स्टार्ट हो जाएंगे, भाप बननी शुरू हो जाएगी। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव जो है हमारा उबलने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। मैंने अभी आपको बताया था। तो जब हमारा कोई ठोस जो है वो द्रव में बदलता है, उसको हम कहते हैं संगलन या फिर गलनांक। लेकिन जब वायुमंडलीय दाब पर ऐसा तापमान हो जिस पर द्रव हमारा उबलने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो द्रव के जो सभी कण होते हैं, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो किस में बदलना शुरू हो जाते हैं, वाष्प में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो जल के लिए ये जो तापमान होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर सेल्सियस में हम तापमान देखें, क्वथनांक जो होगा हमारा होगा 100 डिग्री सेल्सियस और जल का, और अगर हम केल्विन में देखें तो वो होगा हमारा 373 केल्विन। और ऐसे ही जो बर्फ़ हमारी पिघल रही है, जो गलनांक है, वो वाला तापमान हमारा मैंने आपको बताया था कि सेल्सियस में देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर हम केल्विन में देखेंगे तो वो था हमारा 273.15 केल्विन। तो जैसे हमारी इसकी गुप्त ऊष्मा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, ऐसे ही हमारी वाष्पीकरण की भी गुप्त ऊष्मा होगी, उसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अब वाष्पीकरण में क्या होता है, जब वाष्पीकरण में जो कण होते हैं उसी तापमान पर पानी के कणों की जो पानी के जो कण होते हैं उनसे उसमें अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि पानी के जो कण होंगे वो गैस के कणों की अपेक्षा पास होंगे, और गैस के जो कण होंगे, वाष्प के जो कण होंगे, वो पानी की अपेक्षा और अधिक दूर दूर होंगे। उनकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो पानी के कणों की ऊर्जा से
अधिक होगी। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लिया, तो वो ऊष्मा जो है वो अपनी यूज़ कर रहे हैं आगे गतिज ऊर्जा में, जिससे वो उनकी गतिज ऊर्जा जो है बढ़ रही है। यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि ठोस अवस्था में जब हम ऊष्मा देंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और द्रव अवस्था को अगर हम ऊष्मा देंगे तो वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। और अगर हम गैसीय अवस्था को शीतलता दें यानी कि ठंडक दें तो वो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। और द्रव अवस्था को अगर हम ठंडक दें, शीतलता दें, तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। आप इसको पानी से ही ले सकते हैं। बर्फ़ जो है वो ठोस है, जब हम उसको ऊष्मा देंगे तो वो पानी में चेंज हो जाएगा द्रव अवस्था में, और पानी को जब हम ऊष्मा देंगे तो वो गैसीय अवस्था यानी कि जलवाष्प में या भाप में चेंज हो जाएंगे। और जब गैसीय अवस्था को हम ठंडा करेंगे, इसको आप देख सकते हो, जैसे मान लो आप सब्ज़ी बना रहे हो, तो सब्ज़ी बनाते हुए आपने अगर अपने बर्तन के ऊपर कोई ढक्कन दिया हुआ है, तो उस ढक्कन को अगर आप हटाते हो तो उस पर जो सारी भाप होती है वो उठाने के बाद जब आप अपने पास लाते हो तो जैसे ही ठंडी होती है वो पानी में चेंज हो जाती है। तो वहाँ पर जो वो गैसीय अवस्था है उसको ठंडक मिलने पर वो द्रव अवस्था में चेंज हो रही है। ऐसे ही जो हमारा पानी है, अगर हम उसको ठंडा करेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे, तो वो दोबारा से ठोस अवस्था में यानी कि बर्फ़ में चेंज हो जाएगा। अब तापमान बदल कर हम जो पदार्थ है उसकी अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, ये हमने यहाँ पर देख लिया। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, उनके बीच में द्रव अवस्था नहीं आती। तो गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और गर्म होने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था से परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और या फिर सीधे गैस से फिर वापस ठोस में बदल जाते हैं, यानी कि उनके बीच में द्रव अवस्था नहीं आती। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं उदरूपातज। वो होते हैं हमारे उदरूपातज, और उनकी ये जो प्रक्रिया होती है वो होती है उदरूपातन। तो ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में या वापस ठोस गैस में बदल जाते हैं, उनको बोलते हैं उदरपातज। और जो वापस ठोस में बदलेंगे वो क्रिया हमारी कहलाती है फिर निक्षेपण। अगर वापस वो ठोस में बदल जाते हैं हमारा गैसीय अवस्था, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना कुछ ठोस पदार्थ जो होते हैं वो सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो द्रव अवस्था से परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है पूरी, उसको हम बोलते हैं उदरपातन। और गैस से सीधे ठोस बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं निक्षेपण। यहाँ पर आपकी दोनों डेफिनेशंस मिल रही हैं आपको कि द्रव अवस्था से ठोस में बदलने की द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में जो बदलने की प्रक्रिया है वो हमारी उदरपातन है, और गैस से सीधे ठोस बनने की जो प्रक्रिया है वो हमारी निक्षेपण है। उसके बाद है हमारा दाब परिवर्तन का प्रभाव। कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, कि अगर हम प्रेशर कम या ज़्यादा करें उसका पदार्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है कि घटक जो होते हैं हमारे, उनके कणों के बीच की जो दूरी है उसमें अंतर होने के कारण ही पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो बदल जाती हैं। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ऐसे बदल जाती हैं। तो किसी भी सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है उस पर दाब लगाने और संपीड़न लगाने पर क्या होता है, आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था संपीड़ित क्या होता है पहली वाली वीडियो में। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कण जो है आपस में पास पास आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे जो उनकी अवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है। तो क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम होगी? ज़रूर होगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होगा? ये भी होगा। तो दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से जो है हमारे पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस जो है वो द्रव में बदल जाती है। यानी कि अगर आप दाब को बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, तो हमारी जो गैस होगी वो संपीड़ित हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। और अगर हम तापमान घटा दें, जैसे मान लो अगर हम भाप है, भाप को ठंडा करें तो उसका तापमान घट जाएगा। तो तापमान घटने से भी वो जो है द्रव अवस्था में बदल जाएगा हमारी जो गैस है। तो आपने ठोस CO2 के बारे में सुना होगा शायद। तो ये जो ठोस CO2 होती है
उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो इसे उच्च दाब पर हम संग्रहित करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं। तो जब वायुमंडलीय दाब का माप, यानी कि जो हमारा वायुमंडलीय प्रेशर है, दाब है, उसकी अगर माप हम ले 1 एटमॉस्फेयर, ये इसका जो है मात्रक होता है एटमॉस्फेयर दाब का। तो दाब का माप जो है 1 एटमॉस्फेयर लें तो जो ठोस CO2 होती है वो द्रव अवस्था में आए बिना किस में बदल जाती है? सीधा गैस में बदल जाती है। तो जब वो गैस में बदल जाती है तो वो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो द्रव में आए बिना किस में बदल रही है? गैस में। तो इसलिए हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस बोलते हैं। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस जो होती हैं, वो दाब और तापमान के द्वारा ही तय होती है। यहाँ पर डायग्राम से भी समझाया गया है। देखिए, ये आप सब पढ़ चुके हो कि जब हम ठोस से किसी भी जैसे बर्फ़ से हमने पानी में बदला तो वो जो हमारी क्रिया होगी वो क्या होगी? संगलन होगी। उसको हम बोलेंगे संगलन, जब ठोस हमारा द्रव अवस्था में बदलेगा। और अगर द्रव से हम ठोस में बदलें, यानी कि पानी को अगर हम बर्फ़ में बदलें तो उसको हम बोलते हैं जमना। तो वो जो क्रिया होगी वो हमारी हो जाएगी जमना। तो ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया हमारी संगलन और द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया हमारी जमना। ऐसे ही द्रव से जब हम गैस में बदलते हैं तो द्रव से गैस में बदलने वाली क्रिया को बोलते हैं हम वाष्पीकरण। और गैस से जब हम द्रव में बदलते हैं, जब हम गैस को द्रव में चेंज करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। तो द्रव से गैस वाष्पीकरण, द्रव से गैस में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। और गैस से द्रव में बदलने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो द्रव में नहीं बदलते, सीधा किस में आ जाते हैं? गैस में आ जाते हैं, गैस अवस्था में आ जाते हैं। तो ठोस से सीधा गैस में बदलने की जो पूरी प्रक्रिया है वो होती है हमारी ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस में बदलने की जो हमारी पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं निक्षेपण। तो ठोस से गैस में चेंज होना यानी कि ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में चेंज होना यानी कि निक्षेपण। तो ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं जो ठोस से गैस में बदलते हैं? आपने देखा होगा अपने घर में नेफ्थलीन की बॉल्स देखी होंगी, जो आपकी मम्मी जो है कपड़े में लपेट कर पोटली सी बनाकर उसको दूसरे कपड़ों में रख देती हैं ताकि आपके कपड़ों को जो है कीड़ा ना लगे। तो कुछ टाइम बाद जो है वो जो हमारी गोलियां होती हैं वो गैस में बदल जाती हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही आप कपूर की टिक्की को देख सकते हो। कपूर आप घर में यूज़ करते हो तो कपूर को अगर आप घर में किसी भी स्थान पर खुला छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे गायब हो जाएगा। पूरा का पूरा जो कपूर होगा वो आपका गैस में बदल जाएगा बिना द्रव में परिवर्तित हुए। तो द्रव में चेंज नहीं होगा, वो सीधा गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो कपूर और नेफ्थलीन की बॉल्स का उदाहरण दिया मैंने, ये हमारे कौन से पदार्थ होंगे? ये हमारे ऊर्ध्वपातज पदार्थ होंगे। और इनसे जो क्रिया हो रही है वो कौन सी होगी? हमारी ऊर्ध्वपातन की होगी। तो इससे नेक्स्ट जो करेंगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।